नमस्कार। इतिहास के गलियारों में एक और सफर पर आपका स्वागत है। आज हम रुख कर रहे हैं राजस्थान की ओर और बात करेंगे ऐसे राजवंश की जिसने न सिर्फ अपनी रियासत पर गहरी छाप छोड़ी बल्कि मध्यकालीन भारत के इतिहास को भी बहुत प्रभावित किया। आमेर जयपुर का कछवाहा वंश। हमारे सामने है कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज और नोट्स जिनसे इस वंश की कहानी के अहम पन्ने खुलते हैं। तो इन स्रोतों में जरा झांकते हैं और देखते हैं कि हमें क्या बताते हैं। आज की हमारी ये जो पड़ताल है ये केंद्रित रहेगी कछवाहा वंश की जड़ों पर, उनके प्रमुख शासकों पर और हाँ, उन घटनाओं पर जिन्होंने उनके इतिहास को एक आकार दिया है। कोशिश यही रहेगी कि हम इन स्रोतों से सबसे जरूरी जानकारियां और कुछ दिलचस्प पहलू निकालकर सामने लाएं। बिल्कुल। और ये सफर हमें दिखाएगा कि कैसे इस वंश ने अपनी शुरुआत की, किन संघर्षों से गुजरकर उन्होंने ढूंढाड़ में अपनी सत्ता जमाई और कैसे आगे चलकर मुगलों के साथ उनके जो रिश्ते बने वो इतिहास में एक मिसाल बन गए। इन दस्तावेजों के जरिए हम उनकी यात्रा के जो अहम मोड़ हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से, मतलब इनकी उत्पत्ति से। इन दस्तावेजों के हिसाब से कछवाहा वंश अपनी जड़ें भगवान राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश से जोड़ता है। इसी आधार पर ये पहले कुशवाहा कहलाए जो बाद में धीरे धीरे कछवाहा हो गया। सूर्यमर मिश्रण जैसे इतिहासकारों ने तो इन्हें सूर्यवंशी भी माना है। हाँ, लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। कुछ इतिहासकार जैसे डॉक्टर ओझा, उनका मानना है कि इनका संबंध शायद कूर्म नाम के किसी मूल पुरुष से हो सकता है, जिससे फिर कछवाहा नाम निकला। तो जैसा कि अक्सर होता है, खासकर प्राचीन वंशों के साथ उत्पत्ति को लेकर कई मत दिखते हैं। हाँ, ये तो है। ये दिखाता है कि इतिहास हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलता, खासकर जब हम इतनी पुरानी जड़ों की बात कर रहे हों। दिलचस्प है कि कैसे अलग-अलग स्रोत हमें अलग-अलग कहानियां बताते हैं। लेकिन चलिए थोड़ा और ठोस जमीन पर आते हैं। राजस्थान में इनके राज्य की स्थापना कैसे हुई? इन रिकॉर्ड्स से पता चलता है कि ढूंढाड़ प्रदेश यानी आज का जो जयपुर और आसपास का इलाका है वो इनका मुख्य कार्यक्षेत्र बना। पर यहाँ अपनी सत्ता जमाना कोई आसान काम नहीं था। बिल्कुल नहीं। उन्हें इस क्षेत्र में पहले से बसी हुई जो शक्तिशाली मीणा जनजातियां थी, उनसे काफी कड़ा संघर्ष करना पड़ा। हाँ, ये संघर्ष उनकी शुरुआती कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा है। और उनकी राजधानियों का सफर भी देखिए, वो भी इनके विस्तार की कहानी कहता है। पहली राजधानी दौसा थी। अच्छा। फिर सत्ता का केंद्र जमवारमगढ़ बना। उसके बाद लंबे समय तक आमेर राजधानी रहा और आखिर में सवाई जयसिंह ने आधुनिक जयपुर शहर बसाया। इस वंश की नींव रखने का श्रेय आमतौर पर दुल्हराय को दिया जाता है। हाँ, इन दस्तावेजों में जिक्र है कि साल 1137 ईस्वी के आसपास दुल्हे राय ने बड़गुर्जरों को हराया और इस राज्य की नींव रखी। ये एक बहुत बड़ी जीत रही होगी उनके लिए। निश्चित रूप से। इसके बाद उन्होंने जमवारामगढ़ के मीणा शासकों को हराया और उसे अपनी दूसरी राजधानी बना लिया। ऐसा लगता है कि हर जीत के साथ सत्ता का केंद्र भी बदलता गया या मजबूत होता गया। हाँ, और जमवारमगढ़ का चुनाव शायद रणनीतिक भी रहा होगा। देखिए, राजधानियां सिर्फ प्रशासनिक केंद्र नहीं होती हैं, वो शक्ति, सुरक्षा और संसाधनों के नियंत्रण का प्रतीक भी होती हैं। हर नई राजधानी एक तरह से पिछले दौर की चुनौतियों और नए अवसरों को दिखाती है। बिल्कुल सही कहा। और ये सफर फिर आमेर तक पहुंचा। करीब 1207 ईस्वी में काकेल देव नाम के एक शासक हुए। उन्होंने मीणाओं को हराकर आमेर पर कब्जा किया और उसे अपनी राजधानी बना लिया। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव था, क्योंकि आमेर फिर कई सदियों तक कछवाहा शक्ति का मुख्य गढ़ बना रहा। उन्होंने अपने राज्य का विस्तार भी जारी रखा, जैसे यादवों से मेड़ और बैराड़ जैसे इलाके जीते। अच्छा। और इसी वंश से एक बहुत प्रसिद्ध शाखा भी निकली, शेखावाटी, जिसका नाम राव शेखाजी के नाम पर पड़ा। ये दिखाता है कि कैसे मुख्य राजवंश से उपशाखाएं निकलकर अपना अपना प्रभाव क्षेत्र बनाती थीं। हाँ, ये तो होता था। आमेर की बात करें तो वहां शासक राजदेव ने कदमी महलों का निर्माण करवाया। ये महल इसलिए खास हो गए क्योंकि बाद के जो कछवाहा शासक थे उनका राज तिलक यहीं होने लगा। तो ये उस जगह के बढ़ते हुए प्रतीकात्मक महत्व को दिखाता है। मतलब एक तरह से ये सत्ता के राज्याभिषेक का एक स्थायी स्थल बन गया। समझ गई। इसके बाद तो शासकों की एक लंबी सूची आती है। पृथ्वीराज, पूरणमाल, भीमदेव, रतन सिंह, भारमल, भगवनदास, मानसिंह। इनमें से पृथ्वीराज का नाम खासतौर पर उभरता है। ये वही शासक थे ना जिन्होंने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का साथ दिया था? जी हाँ, बिल्कुल। और वो उसी युद्ध में मुगल सेना के खिलाफ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे।
पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर थोड़ी अस्थिरता का दौर आया था। उनके छोटे पुत्र पूर्णमल 1527 से 1534 गद्दी पर बैठे, जिसमें उनकी माँ, जो बीकानेर की राजकुमारी थी, बालाबाई, उनका भी काफी हाथ था। अच्छा, यानी राज परिवार की महिलाओं की भी भूमिका रहती थी। हाँ, पर्दे के पीछे से ही सही, लेकिन अहम भूमिका निभाती थी। लेकिन पूर्णमल की जल्दी ही शिलीगढ़ के युद्ध में मृत्यु हो गई। और फिर उनके बड़े भाई भीमदेव 1534 से 1537 शासक बने, लेकिन उनका शासनकाल भी बहुत लंबा नहीं चला। फिर आए रतन सिंह 1537 से 1548। इन दस्तावेजों में उन्हें एक कह सकते हैं कमजोर शासक बताया गया है। हाँ, उनके समय की एक बड़ी घटना थी शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करना, जो उस समय दिल्ली का बहुत ताकतवर शासक था। कहते हैं कि उनके राजकाज की बागडोर असल में तेजसी रायमलोत नाम के एक व्यक्ति के हाथ में थी। अच्छा। और यही एक बहुत नाटकीय और दुखद मोड़ आता है, जैसा कि शाही परिवारों में सत्ता संघर्ष के दौरान अक्सर देखा गया है। रतन सिंह के छोटे भाई आस्करण ने उन्हें जहर देकर मार डाला और खुद गद्दी पर बैठ गया। अरे बाप रे, सत्ता का लालच। हाँ, किस हद तक जा सकता है। लेकिन आस्करण का शासन भी ज्यादा नहीं चला। जल्द ही भारमल ने उसे हटाकर आमेर की बागडोर अपने हाथ में ले ली। ये जो आंतरिक कलह और सत्ता संघर्ष था, ये उस युग की एक कड़वी सच्चाई थी। तो क्या ये जो अंदरूनी लड़ाई झगड़े थे, ये उन्हें कमजोर कर रहे थे? और ठीक उसी समय जब उत्तर भारत में एक नई ताकत मुगल उभर रही थी। ये एक बहुत ही अहम सवाल है, और शायद इसी आंतरिक अस्थिरता और बाहरी दबावों के बीच भारमल 1548 to 1574 ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने कछवाहा वंश के इतिहास की दिशा ही बदल दी। भारमल वो पहले प्रमुख राजपूत शासक बने जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। हाँ, ये तो बहुत बड़ा कदम था। एक सूत्र बताता है कि यह संपर्क दिसंबर 1556 में मजनू खान नाम के एक मध्यस्थ के जरिए हुआ था। ये वाकई एक ऐतिहासिक मोड़ था, और ये रिश्ता सिर्फ औपचारिक नहीं रहा है ना? बिल्कुल नहीं। जनवरी 1562 में जब मुगल बादशाह अकबर अजमेर जियारत के लिए जा रहे थे, तब भारमल ने उनसे मुलाकात की, और लौटते समय सांभर नाम की जगह पर 1562 में ही भारमल ने अपनी बेटी हरकूबाई का विवाह अकबर से कर दिया। हाँ, हरकूबाई, जिन्हें बाद में मरियम उस जमानी की उपाधि मिली। मानमती या जोधाबाई नामों पर थोड़ी बहस है इतिहासकारों में, लेकिन हरकूबाई नाम ज्यादातर स्वीकार्य है। अच्छा। ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये कछवाहा वंश के लिए सत्ता के केंद्र यानी मुगल दरबार के करीब आने का और मुगल साम्राज्य के विशाल संसाधनों और प्रभाव तक पहुंच बनाने का एक सोचा समझा राजनीतिक दाव था। और अकबर के लिए भी फायदेमंद रहा होगा। हाँ, अकबर भी राजपूतों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाकर अपने साम्राज्य को स्थायित्व देना चाहता था। भारमल ने उस समय की राजनीतिक हकीकत को पहचाना और एक दूरदर्शी कदम उठाया, भले ही कुछ दूसरे राजपूत गुटों को ये पसंद ना आया हो। और ये जुड़ाव सिर्फ शादी तक ही नहीं रुका। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उसी समय 20 जनवरी 1562 को सांगानेर में भारमल के बेटे भगवंत दास और पोते मानसिंह भी अकबर की शाही सेवा में शामिल हो गए। मतलब एक ही परिवार की 3 पीढ़ियां मुगल व्यवस्था का हिस्सा बन गईं। जी हाँ, बिल्कुल। और अकबर ने भी भारमल को बहुत इज्जत दी, उन्हें 5000 का मनसब और अमीरुल उमरा की उपाधि दी। ये मनसब और उपाधियां, इनका क्या मतलब था उस समय? देखिए, ये सिर्फ सम्मान के प्रतीक नहीं थे। 5000 का मनसब मिलने का मतलब था कि भारमल अब मुगल सेना के एक बहुत वरिष्ठ कमांडर थे। उन्हें एक निश्चित संख्या में घुड़सवार और सैनिक रखने होते थे, जिनका खर्च मनसब के अनुसार मिली जागीर से चलता था। अच्छा। और अमीरुल उमरा यानी अमीरों में अमीर की उपाधि ने उन्हें मुगल दरबार के सबसे ऊंचे ओहदे वाले कुलीनों में शामिल कर दिया। तो ये सिर्फ अधीनता नहीं थी, बल्कि मुगल ढांचे के अंदर शक्ति और प्रतिष्ठा हासिल करने का एक तरीका भी था। तो ये एक तरह की रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत थी, कह सकते हैं। बिल्कुल। भारमल के बाद उनके बेटे भगवंत दास 1574 से 1590 ने भी इसी रास्ते को अपनाया। वे भी अपने पिता की तरह मुगल सेवा में ऊंचे पद पर रहे। अकबर ने उन्हें भी 5000 का मनसब और अमीरुल उमरा की पदवी दी थी। उन्होंने पिता द्वारा स्थापित संबंधों को और मजबूत किया। कैसे? 1585 में भगवंत दास ने अपनी बेटी मानबाई का विवाह अकबर के बेटे शहजादे सलीम से किया, जो बाद में जहांगीर के नाम से बादशाह बने। ओह, यानी वैवाहिक गठबंधनों का सिलसिला जारी रहा। लेकिन इन रिश्तों में भी शायद अपने उतार चढ़ाव रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल। मानबाई और जहांगीर के बेटे थे शहजादा खुसरो। खुसरो का इतिहास काफी दुखद रहा। उन्होंने बाद में अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। इस विद्रोह को कुचल दिया गया
और अंततः 1604 में उनकी मृत्यु हो गई। कुछ कहते हैं आत्महत्या थी, कुछ कहते हैं हत्या थी, जिसे आत्महत्या का रूप दिया गया। ये घटनाएं दिखाती हैं कि ये शाही विवाह और पारिवारिक रिश्ते कितने जटिल, तनावपूर्ण और कभी-कभी दुखद भी हो सकते थे। जहां तक भगवंत दास की बात है, उनकी मृत्यु 1589 में लाहौर में हुई। ये भी दिखाता है कि कछवाहा शासक अब मुगल साम्राज्य के दूर दराज के सूबों में भी सेवाएं दे रहे थे। और अब आते हैं उस शख्सियत पर जिनका नाम शायद कछवाहा इतिहास में सबसे ज्यादा चमकता है, भगवंत दास के बेटे राजा मान सिंह प्रथम, 1589-1614। वो तो बहुत कम उम्र में ही, सिर्फ 12 साल की उम्र में 1562 में अपने दादा भारमल के साथ मुगल सेवा में आ गए थे। जी हाँ, और उन्होंने 2 मुगल बादशाहों अकबर और जहांगीर के शासनकाल में सेवा की। मान सिंह का करियर असाधारण था। उनका प्रभाव और उनकी उपलब्धियां वाकई बहुत व्यापक थीं। उन्होंने कई अहम और मुश्किल सैन्य अभियानों में हिस्सा लिया। जैसे 1569 में रणथंबोर का किला जीतने वाला अभियान। उसमें उन्होंने सुरजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार करने के लिए मनाने में अहम भूमिका निभाई। 1573 में वे गुजरात अभियान में शामिल थे, और जाहिर है 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई में उन्होंने महाराणा प्रताप के खिलाफ मुगल सेना का नेतृत्व किया। हल्दी घाटी का युद्ध, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी रही होगी। बहुत बड़ी। और अकबर ने मान सिंह पर कितना भरोसा किया, इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि उन्होंने मान सिंह को फर्जंद यानी बेटे की उपाधि दी थी, और साथ ही उन्हें 7,000 का मनसब दिया गया। इन दस्तावेजों में साफ लिखा है कि उस समय किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो शाही खून का न हो, ये सबसे ऊंचा मनसब था। बिल्कुल, ये मुगल दरबार में उनके असाधारण कद को दिखाता है। 7,000 का मनसब उन्हें साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली सेनापतियों और प्रशासकों में से एक बनाता था। और वे सिर्फ योद्धा ही नहीं थे, बहुत कुशल प्रशासक भी थे। अच्छा। अकबर ने उन्हें काबुल, बिहार और बंगाल जैसे महत्वपूर्ण और अक्सर अशांत रहने वाले सूबों का सूबेदार यानी गवर्नर नियुक्त किया। ये वो इलाके थे जहां विद्रोह आम थे और जिन्हें संभालना बड़ी चुनौती थी। खासकर बंगाल में उन्होंने पठानों के विद्रोह को सफलतापूर्वक कुचला और वहां मुगल सत्ता को मजबूत किया। काबुल से लेकर बंगाल तक? जी हाँ, उनका प्रभाव फैला हुआ था। ताबूरी, बिहार, बंगाल, ये तो साम्राज्य के बिल्कुल अलग अलग कोने हो गए। इतना लंबा समय अपनी राजधानी आमेर से दूर रहना, क्या इसका आमेर पर कोई असर पड़ा होगा? ये सोचने वाली बात है। हालांकि वे दूर रहते थे, पर आमेर में उनकी सत्ता मजबूत थी और उनके प्रतिनिधि शासन चलाते थे। लेकिन हाँ, ये सच है कि उनकी ऊर्जा और संसाधन काफी हद तक मुगल साम्राज्य की सेवा में लगे रहे। पर दूसरी तरफ इसी सेवा ने उन्हें वो साधन और प्रतिष्ठा भी दी जिससे वे आमेर को समृद्ध बना सकें। उन्होंने सिर्फ युद्ध और प्रशासन ही नहीं किया, निर्माण कार्यों में भी गहरी रुचि दिखाई। हाँ, इन स्रोतों में उनके निर्माण कार्यों का भी जिक्र है। उन्होंने बंगाल बिहार की सीमा पर अकबर नगर नाम का शहर बसाया, जिसे राजमहल भी कहा जाता है। जी। अपनी मातृभूमि आमेर में उन्होंने अपने प्रिय बेटे जगत सिंह की याद में भव्य जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया, जो आज भी अपनी मूर्ति कला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, बहुत सुंदर मंदिर है वो। और वृंदावन में उन्होंने प्राचीन गोविंद देव जी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। बिल्कुल। और एक और प्रसिद्ध कहानी उनसे जुड़ी है, बंगाल के जैसोर से शिला माता की मूर्ति को लाना और उसे आमेर के किले में स्थापित करना। हाँ, शिला माता। आज भी आमेर किले में शिला माता का मंदिर कछवाहों की कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है और लाखों श्रद्धालु वहां जाते हैं। ये सब दिखाता है कि मानसिंह एक बहुआयामी व्यक्तित्व थे, एक वीर योद्धा, एक कुशल प्रशासक, कला और धर्म के संरक्षक। और साहित्य के भी? हाँ, ये भी पता चलता है कि वे कला और साहित्य को भी संरक्षण देते थे। वाकई एक प्रभावशाली जीवन। उनका अंत कहाँ और कैसे हुआ? उनका लंबा और घटनापूर्ण जीवन 1614 में दक्षिण भारत के इलिचपुर नाम की जगह पर समाप्त हुआ। वे उस समय भी दक्कन में एक मुगल सैन्य अभियान पर थे। उनकी मृत्यु भी उनके जीवन के बड़े हिस्से की तरह मुगल साम्राज्य की सेवा करते हुए ही हुई। तो आज हमने इन स्रोतों के आधार पर कछवाहा वंश के इतिहास के कुछ अहम पड़ावों को छुआ, उनकी उत्पत्ति की अलग अलग धारणाओं से लेकर दूल्हे राय द्वारा राज्य की नींव रखने तक। हाँ। फिर आमेर का सत्ता का केंद्र बनना, और फिर वो निर्णायक मोड़ जब भारमल ने मुगलों से हाथ मिलाया, जिसने इस वंश की तकदीर ही बदल दी। और उसके बाद भगवंत दास और विशेष रूप से मानसिंह प्रथम का योग आया, जिन्होंने न सिर्फ मुगल साम्राज्य में अभूतपूर्व ऊंचाइयां हासिल की, बल्कि अपनी कूटनीति, सैन्य योग्यता, प्रशासनिक कौशल और निर्माण कार्यों के जरिए इतिहास में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। इन स्रोतों से ये बात साफ उभरकर सामने आती है कि मुगल गठबंधन कछवाहा वंश के लिए
एक तरह से दोधारी तलवार जैसा था। दोधारी तलवार कैसे? मतलब इसने उन्हें अपार अवसर और शक्ति तो दी, लेकिन साथ ही नई चुनौतियां और जिम्मेदारियां भी दी, जिसने उनकी नियति को गहराई से प्रभावित किया। बिल्कुल। ये थी हमारी आज की गहरी पड़ताल, कछवाहा वंश के इतिहास पर आधारित इन दस्तावेजों और नोट्स के जरिए। उम्मीद है इस चर्चा से इस महत्वपूर्ण राजवंश और उसकी यात्रा को समझने में एक नई दृष्टि मिली होगी। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। क्या मुगलों के साथ इस घनिष्ठ संबंध ने, जिसने कछवाहा शासकों को शक्ति और प्रभाव के शिखर पर पहुंचाया, उनकी अपनी क्षेत्रीय पहचान, उनकी स्वायत्तता और उनके अपने सांस्कृतिक लोकाचार को भी किसी तरह से बदला या शायद सीमित किया? ये सोचने वाली बात है। शक्ति और पहचान के बीच का ये जो संतुलन है, ये हमेशा से ही शासकों और साम्राज्यों के लिए एक जटिल सवाल रहा है। इस पर विचार करने से हमें इतिहास की परतों को और बेहतर समझने में